नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए कार्टस आर्मेडा काफिला व्यवस्था को पढ़ेंगे। हम लोग परीक्षावाणी नामक पुस्तक के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं। उसमें हम लोग पहले लेसन को हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है। पहला लेसन है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए पुर्तगालियों के बारे में पढ़ रहे थे। पुर्तगालियों के बारे में हम लोगों ने पुर्तगाली गवर्नर जो कि भारत में पुर्तगालियों की तरफ से गवर्नर बन के आए हैं, उनके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोग पढ़ना है आज की वीडियो में जो स्टार्ट करना है वो यहाँ से कार्टस आर्मेडा काफिला व्यवस्था क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो को। अगर हम लोग बात करें कार्टस आर्मेडा काफिला व्यवस्था क्या होता है, तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने के प्रयास के तहत कार्टस आर्मेडा पद्धति को आरंभ किया। तो ये किस लिए किया गया था? पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, जो हिंद महासागर में व्यापार हो रहे थे उस व्यापार को अपने अंडर में करने के लिए, अपने नियंत्रण में रखने के लिए, और दूसरा जो उनका उद्देश्य था वो था वहाँ पे यानी कि हिंद महासागर में जो व्यापार हो रहे हैं उस व्यापार पर कर प्राप्त करना। दो चीज़ें उनका उद्देश्य था कार्टस आर्मेडा काफिला व्यवस्था के पीछे। एक तो ये था कि हिंद महासागर में जितने व्यापार हो रहे हैं वो हमारे नियंत्रण में रहें, और दूसरा ये था कि जो हिंद महासागर में व्यापार हो रहे हैं उनका टैक्स जो है वो हमको मिलता रहे। ये दो रीज़न थे, ये दो उद्देश्य थे उनके। तो वही बताया जा रहा है कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, अपने नियंत्रण में रखने के लिए और उस पर कर लगाने के प्रयास के तहत कार्टस आर्मेडा पद्धति को आरंभ किया। कार्टस का तात्पर्य परमिट से था। कार्टस का अर्थ क्या है? परमिट है। याद रखिएगा, कार्टस का जो कार्टस आर्मेडा काफिला व्यवस्था में कार्टस है, इसका अर्थ होता है परमिट, यानी कि परमिशन। ठीक है, आदेश, आज्ञा होता है परमिट, और सभी को परमिट लेना अनिवार्य था। तो इसमें क्या है कि कार्टस आर्मेडा काफिला व्यवस्था के तहत हिंद महासागर में अगर कोई व्यक्ति व्यापार करना चाह रहा है तो वो पुर्तगालियों का परमिशन लेना अनिवार्य था। पुर्तगालियों की परमिशन के बिना कोई भी जहाज, कोई भी व्यापारी हिंद महासागर में व्यापार नहीं कर सकता था। तो ये व्यवस्था हुआ करता था। बाध्य करने के लिए कार्टस ये जो आर्मेडा की शक्ति थी, ठीक है, तो इसका दो शब्दों से मिलकर परमिट का मतलब कार्टस का अर्थ है परमिट, यानी कि ये जो कार्टस है, कार्टस के तहत प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना पड़ता था? जो कि व्यापार करना चाह रहा हो, जो हिंद महासागर में व्यापार करना चाहता हो, उस प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक व्यापारी को कार्टस यानी कि परमिशन लेना आवश्यक था। ठीक है, और यह आवश्यकता जो थी वह बाध्यकारी था। तो ये जो आर्मेडा व्यवस्था है, कार्टस आर्मेडा व्यवस्था, इसके तहत वो व्यवस्था बाध्यकारी था, मतलब कि निश्चित रूप से आपको परमिट लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ बताया जा रहा है। तो परमिट से, और सभी को परमिट लेना अनिवार्य था। बाध्य करने के लिए आर्मेडा की शक्ति थी। तो कुल मिला के परमिशन लेने की बाध्यता थी। तो परमिट से परमिशन हो गया और आर्मेडा से बाध्य करना हो गया, यानी कि बाध्यकारी रूप से उनको परमिशन लेना पड़ता था पुर्तगालियों से। इसी व्यवस्था को कार्टस आर्मेडा व्यवस्था की संज्ञा दी गई। इस परमिट के बिना कोई भी भारतीय या फिर अरबी जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था। तो अरब सागर में, जो भारत के दक्षिण में अरब सागर है, तो अरब सागर में कोई भी, चाहे वो भारतीय जहाज हो चाहे वो अरबी जहाज हो, कोई भी जहाज हो, वो वहाँ पे व्यापार नहीं कर सकता था, ये बिना इसके परमिट के बिना। ठीक है, यहाँ तक कि पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्र से व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह अकबर को भी कार्टस लेना पड़ता था। तो ये बड़ी बात थी। तो भारत सरकार एक तरह से मान लीजिए उस समय के
संदर्भ में हम लोग माने तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं मुगल साम्राज्य को भारत सरकार कह सकते हैं। उस समय जिस समय की बात हो रही है उस समय मुगल बादशाह भारत सरकार के रूप में आप देख सकते हैं। तो ये मुगल बादशाह अकबर को भी कार्टज लेना पड़ रहा है, यानी कि परमिशन लेना पड़ रहा है पुर्तगालियों से, क्या हम व्यापार कर सकते हैं। तो मुगल बादशाह अकबर को भी कार्टज लेना पड़ता था व्यापार करने के लिए या अपने जहाज़ों को हिंद महासागर या अरब सागर में भेजने के लिए। भारतीय या अरबी जहाज़ों को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। तो इन्होंने काले मिर्च और गोला बारूद ले जाने पर भी पाबंदी लगा दिया था कि ठीक है, आप कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था के तहत आप परमिशन लेके कोई भी व्यापार करिए चलेगा, लेकिन वो गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार आप नहीं करेंगे। ये बाध्यकारी हो गया था। तो इतनी चीज़ें थी। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहा करते थे। व्यापार पर नियंत्रण के लिए काफिला व्यवस्था की गई थी। इसके तहत स्थानीय व्यापारिक जहाज़ों का छोटा सा काफिला होता था जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था। तो ये था कि इसमें क्या था काफिला व्यवस्था में कि एक जैसे कोई जहाज़ है, मान लीजिए कोई जहाज़ जा रहा है, व्यापारिक जहाज़ है किसी का, तो वो जो व्यापारिक जहाज़ है उसके आगे पीछे ये लगा देते थे। पुर्तगाली लोग अपना एक जहाज़ लगा दिया करते थे, पुर्तगाली जहाज़ उसके पीछे आगे लग जाता था ताकि वो उसकी रक्षा कर सके, वो उसकी क्या कर सके, समुद्री डाकुओं से उसकी रक्षा कर सके और फिर ये भी देख सके कि कहीं वो पुर्तगाली अधिकार से बाहर जाकर के तो कोई ऐसा व्यापार या कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं। तो वो दो चीज़ें देखने के लिए उसके पीछे जहाज़ लगा दिया करते थे, पुर्तगाली जहाज़। पुर्तगाली लोग जैसे मान लेते हैं कि अगर एक जहाज़ है, मान लेते हैं ये ए व्यक्ति का एक क्या है, शिप है, ए व्यक्ति का शिप है ये, और अब ये शिप कहाँ जाएगा, अरब सागर में। अरब सागर में ये शिप अरब सागर में इसको जाना है। अब इस शिप के साथ में एक क्या करेंगे पुर्तगाली लोग, पुर्तगाली शिप भी छोटा सा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पुर्तगाली जहाज, पुर्तगाली शिप, पुर्तगाली शिप भी इसके साथ लगा देंगे। अब ये जहाज़ क्या करेगा, ये जहाज़ दो चीज़ करेगा, ये हिंद महासागर में इसके साथ साथ ये भी जाएगा। किसके साथ साथ, इस शिप के साथ साथ ये व्यक्ति एक व्यापारी है, इस व्यापारी का शिप है, ये शिप अरब सागर में जाएगा, तो इसके पीछे पीछे पुर्तगाली शिप भी छोटा सा जाएगा, वो भी इसी अरब सागर में इसके पीछे पीछे जाएगा। इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि जो ये व्यक्ति की शिप है, वो वाली शिप जो है वो हिंद महासागर में अरब सागर में व्यापार करने जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो काली मिर्च और गोला बारूद मना किया गया है वो वाला व्यापार करने जा रहा हो, या उसका आयात निर्यात कर रहा हो, या वो वाला जो पुर्तगालियों द्वारा मना किया गया है कि भाई आप काली मिर्च और गोला बारूद नहीं ले जा सकते या नहीं ले आ सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग काली मिर्च या गोला बारूद ले आ रहे हैं या फिर लेके जा रहे हैं, ये देख रेख करेगा ये जहाज़। उसके बाद ये भी देखेगा कि कहीं पुर्तगाली नियंत्रण से बाहर जाके तो नहीं व्यापार कर रहे हैं, ये भी चेक करेगा कि जो ये जहाज़ ए व्यक्ति की जो जहाज़ जा रही है वो जहाज़ परमिशन उसके पास है कि नहीं, ये भी देखेगा। उसके अलावा उनका ये कहना था कि हम आपके जहाज़ का रक्षा भी करेंगे, क्योंकि समुद्री डाकू अगर आपका जहाज़ लूटने का प्रयास करेंगे तो हम लोग आपके जहाज़ की रक्षा भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस उद्देश्य से वो लोग उस जहाज़ के पीछे अपना एक जहाज़ लगा दिया करते थे। तो इसको क्या कहा गया, काफिला। तो कार्टज का मतलब ये है कि परमिशन लेना है। आर्मेडा का अर्थ है कि बाध्यकारी है, आपको लेना ही पड़ेगा परमिशन। काफिला का अर्थ ये है कि आपके पीछे एक जहाज़ हम लगा देंगे जो जहाज़ आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करेगा कि आप कर क्या रहे हैं। तो यही था कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था।
तो यही चीज़ बताई जा रही है। यहाँ तक कि कहाँ तक हम लोगों को, यहाँ तक कि मुग़ल बादशाह को भी कार्टस आर्मेडा लेना पड़ता था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया है। इसमें क्या था कि पुर्तगाली लोग अपने आप को सागर का स्वामी कहने लगे थे। व्यापार पर नियंत्रण के लिए काफिला व्यवस्था थी। हाँ, हम लोग काफिला व्यवस्था देख रहे थे। व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए काफिला व्यवस्था शुरू की गई थी, तो जहाज़ों के पीछे जहाज लगा दिया करते थे अपना। इसके तहत क्या हुआ, स्थानीय व्यापारिक जहाज़ों का छोटा सा काफिला होता था। स्थानीय, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इसके तहत स्थानीय व्यापारिक जहाज़ों का छोटा सा काफिला होता था, ठीक है, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ में चलता था। इस संरक्षक बेड़े के दो कार्य थे। एक तो इन जहाज़ों की समुद्री डाकुओं से रक्षा करना, दूसरा यह सुनिश्चित करना कि इसमें से कोई जहाज, मतलब एक तो ये था कि ये समुद्री डाकुओं से उस जहाज की रक्षा करेंगे, और दूसरा ये सुनिश्चित करना, क्या सुनिश्चित करना, कि इसमें से कोई जहाज, इसमें से कोई जहाज पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर जाकर व्यापार न करे। तो इस चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया है कि दो चीज़ें तो था, उनकी रक्षा करना और जो पुर्तगालियों की व्यवस्था की गई, यानी कि ये व्यवस्था क्या की गई थी कि आप काली मिर्च नहीं ले जाएंगे, आप गोला बारूद नहीं ले जाएंगे। तो क्या ये लोग काली मिर्च या गोला बारूद तो नहीं ले जा रहे हैं। इसके अलावा आपको जो है वो लेना पड़ेगा, आपको कार्टस आर्मेडा परमिट लेना पड़ेगा। तो पुर्तगालियों से, तो क्या आप परमिट लेकर जा रहे हैं या नहीं। तो उस जहाज़ का यही दो काम था देखना, तो समुद्री डाकुओं से रक्षा करना और पुर्तगाली व्यवस्था से बाहर जाकर कोई जहाज व्यापार न कर सके, ये दोनों चीज़ था। अब हम लोग इतनी सारी चीज़ें कार्टस आर्मेडा की व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कार्टस आर्मेडा पूरी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या है कार्टस आर्मेडा काफिला व्यवस्था। ये पुर्तगालियों की व्यवस्था हुआ करती थी। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब हम लोग पुर्तगालियों के पतन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ इसके बारे में बात करें तो आधुनिक भारत में सत्ता संघर्ष के इतिहास में पुर्तगाली असफल रहे। तो सीधी सी लाइन जो बताई जा रही है वो ये कही जा रही है कि आधुनिक भारत में सत्ता संघर्ष के इतिहास, ठीक, तो इस असफलता के पीछे अनेक कारण थे। तो आधुनिक भारत में सत्ता संघर्ष के इतिहास में पुर्तगाली असफल रहे। सत्ता संघर्ष का अर्थ ये है कि जो अन्य यूरोपीय कंपनियां भारत में आई हैं, उनसे इनका जो सत्ता स्थापना को लेकर, सत्ता स्थापित करने को लेकर जो संघर्ष रहा उनके बीच में, तो उन सभी संघर्षों में, उन सभी यूरोपीय कंपनियों के साथ जो संघर्ष हुए, उन संघर्षों में ये पीछे रह गए, पुर्तगाली पीछे रह गए, यानी कि असफल हो गए। तो इस असफलता के पीछे प्रमुख जो कारण थे उसके बारे में हम लोगों को जानना है। वो जो कारण थे, पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन प्रशासन था। उस पुर्तगालियों का शासन प्रशासन जो था वो पूरी तरह से भ्रष्ट था। भ्रष्ट के अलावा जो उनका व्यापार प्रणाली था दोषपूर्ण था। ठीक है, दोषपूर्ण था। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो कार्टस आर्मेडा काफिला व्यवस्था है वो भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही जो वो समुद्री डाकू का काम करते थे वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा वो जो धार्मिक कट्टरता थी उनकी, वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बड़े जोरों शोरों से कर रहे थे, बलपूर्वक भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो वो भी कहीं न कहीं इनके पतन का कारण बना था इसमें। तो उनका जो दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली था। इसके अलावा धार्मिक और वैवाहिक नीति जो वो लोग कर रहे थे कि भारत में, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे पुर्तगाली गवर्नर के बारे में, तो उसमें जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम का एक गवर्नर आया था 1509 से 14 तक, या 1510 से 1515 तक, या 1509 से 1515 तक था।
तो आपने देखा होगा कि वो भारत में पुर्तगालियों की अस्थायी बस्ती स्थापित करने के लिए पुर्तगाली व्यक्तियों को भारत की महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित कर रहा था। तो वो क्या कर रहा था, वो कुल मिला के जो भारत में प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा जो कि थी सती प्रथा, उसको उस पर रोक लगाने का प्रयास कर रहा था। तो एक तरह से हिंदुस्तानियों के दिल में ये था कि ये लोग हमारी संस्कृति पर प्रहार कर रहे थे, तो ये भी एक तरह से उनके पतन का कारण बना। ठीक है, तो जो उनका धार्मिक कट्टरता था, धार्मिक कट्टरता मतलब कि धर्म को लेकर काफ़ी कट्टर थे। इसके अलावा जो वैवाहिक नीति अपनाया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ये, और योग्य शासकों का अभाव भी था। कुछ योग्य शासक बहुत ज़्यादा नहीं आए थे पुर्तगालियों में, इनके पास सीमित संसाधन भी था। और स्पेन द्वारा पुर्तगाली का विलय, स्पेन में पुर्तगाल का विलय हो जाता है। इससे भी उसने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता को खो दिया, अपनी स्वतंत्रता को खो दिया पुर्तगाल ने। तो इससे भी प्रभाव पड़ा। मुगल साम्राज्य का विस्तार और डच एवं अंग्रेज जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों का उदय आदि ने उसके पतन में अवश्यंभावी बना दिया। तो क्या हुआ कि इसमें मुगल साम्राज्य का विस्तार होना इसमें प्रमुख कारण था, क्योंकि मुगलों से धीरे धीरे चल करके उनका जो मैत्रीपूर्ण जो संबंध था वो धीरे धीरे कटुता में बदलते गया। उनके बीच में 36 का आंकड़ा होना स्टार्ट हो गया। ये भी एक महत्वपूर्ण क्या था, तो मुगल साम्राज्य का विस्तार जैसे ही होगा तो मुगल साम्राज्य का टक्कर होगा उनसे, पुर्तगालियों से, तो पुर्तगाली हारेंगे और पीछे जाएंगे। डच एवं अंग्रेज जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों का उदय, यानी कि डच और अंग्रेज जैसे शक्तिशाली यानी कि पावरफुल जो कम्पिटिटिव थे इनके पुर्तगाली के, वो आते गए, वो भारत में आए, तो उनसे इनका संघर्ष हुआ। तो इससे भी क्या हुआ, उनकी जो पतन थी पुर्तगालियों को वो सुनिश्चित हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें थी पुर्तगालियों के पतन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग कुछ चीज़ें कर लेते हैं कि पुर्तगालियों का प्रभाव क्या पड़ा भारत में, पुर्तगालियों का प्रभाव क्या पड़ा। ये पुर्तगालियों का प्रभाव देखने से पहले कुछ चीज़ें हम लोगों की छूट सकती हैं जो बॉक्स में बनी रहती हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो छूट सकती हैं, इसलिए इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये दे रहा है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था। तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने हुगली को घेरा था। आपको याद होगा कि पुर्तगालियों का जो बंगाल में जो पुर्तगाली कोठियाँ थी, व्यापारिक कोठियाँ थी, वो हुगली में और चटगांव में हुआ करती थी। तो पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस शहर को घेरा था, तो हुगली को घेरा था। इसको याद रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मज़ार भारत में कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित है। और ये जो वास्को डी गामा है इसकी कहाँ पर स्थित है, इसकी कोचीन में। वास्को डी गामा की कोचीन में, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की गोवा में, दोनों का याद रखिएगा। जो ये है वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा का कब्र कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है कोचीन में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की जो मज़ार है या फिर कह लें कि उसका कब्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है वो है गोवा में, कोचीन में। पहले एक की कोचीन में, एक की गोवा में। कोचीन में किसकी है, बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं उसी शब्द को, उसी प्रश्न को, उसी उत्तर को, ताकि चीज़ें दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठी ना भी रह जाएं तो कम से कम एग्ज़ाम में अगर इस तरह की चीज़ें सामने देखने को मिले तो फिर रिकॉल हो जाए जल्दी से जल्दी, इसलिए हम लोग बार बार इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो जो वो था क्या नाम था, हम लोग बात कर रहे थे जो भारत की खोज किया था उसका नाम था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा की कब्र जो है वो कोचीन में है, और अल्फांसो डी अल्बुकर्क की जो कब्र है वो है गोवा में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस यूरोपीय शक्ति ने आरंभ की, तो डचों ने।
डचों की जो शक्ति थी वो संयुक्त पूंजी कंपनी थी, मतलब कि संयुक्त रूप से कंपनी बनाई गई थी ना, तो मिला जुला के बनाया गया था। तो संयुक्त यूरोपीय कंपनी की स्थापना डचों द्वारा की गई थी 1602 ईस्वी में। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके आधुनिक कोच्चि में किस फोर्ट का निर्माण किया था? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके आधुनिक कोच्चि में किस फोर्ट का निर्माण किया था? तो फोर्ट विलियम्स का। तो याद रखिएगा कि कोचीन में जो जो किला है, जो फोर्ट है कोचीन में जो फोर्ट बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? कोच्चि में जो फोर्ट बनाया गया है वो बनाया गया है डचों के द्वारा। किसके द्वारा? डचों के द्वारा, जिसका नाम है फोर्ट विलियम। ठीक है, इसका नाम है फोर्ट विलियम का 1663 ईस्वी में ये इसका निर्माण किया गया। इसके बाद 1814 ईस्वी में कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। 1814 ईस्वी में ये जो कोच्चि है वो ब्रिटिश के हाथ में, यानी कि अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। यानी कि फोर्ट विलियम का निर्माण 1663 ईस्वी में डचों द्वारा किया जाता है, पुर्तगालियों को हरा करके कोच्चि में। लेकिन 1814 तक आते आते कोच्चि पर ब्रिटिश उपनिवेश यानी कि अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो कुल मिला के हम लोग अगर स्पष्ट भाषा में कहें तो स्टार्टिंग में पुर्तगालियों के पास था, पुर्तगालियों से छीन लिया डचों ने, और डचों से छीन लिया ब्रिटेन ने। किसको? कोच्चि को। तो ये चीज आगे हम लोग बात करें इसके बारे में, इसके पॉइंट के बारे में। तो किस युद्ध के द्वारा डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया? तो किस युद्ध में, कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया, मतलब डच पूरी तरह से समाप्त हो गया? ये कौन सा युद्ध था? बेदरा युद्ध। बेदरा का युद्ध याद रखिएगा। किस युद्ध के पश्चात डचों का अंतिम रूप से भारत में पतन हो गया, या किस युद्ध के बाद डच शक्ति समाप्त हो गई? किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो आपको बताना है बेदरा का युद्ध। अगर आपसे पूछे बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया, तो आपको बताना है बेदरा का युद्ध लड़ा गया 1759 ईस्वी में। 1759 यानी कि 60 से एक पहले 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध लड़ा गया। अगर आपसे पूछे कि बेदरा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, तो आपको बताना है कि बेदरा का युद्ध डचों और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया। तो ये सारी चीजें स्पष्ट रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना भारत में किसने और कब और कहाँ की थी? प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना भारत में कब, यानी कि तीन चीज बताना है कि प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी, यानी कि डचों ने की थी, ये तो ठीक है, डचों की कंपनी, डचों ने ही डच ही करेंगे, लेकिन किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी वो बात होगी। तो प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना भारत में किसने की थी, कब की गई यानी कि सन बताना है, और कहाँ की गई यानी कि लोकेशन बताना है। तीन चीजें बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना है वारेंद्र हंगे। किसने की थी? वारेंद्र हगे ने की थी। किसने की थी? प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना भारत में वारेंद्र हगे ने की थी। उसके बाद प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना भारत में कब की गई, तो आपको क्या बताना है? 1605 ईस्वी में की गई। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना भारत में किस जगह पे की गई, तो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में की गई थी। तो ये तीनों प्रश्न के जवाब इस तरह से आपके सामने रखे गए हैं। यूरोपीय व्यापारियों में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो डचों में। डचों ने भारतीय वस्त्र को, मतलब कि स्टार्टिंग में किस चीज को लेकर आए थे यूरोपीय व्यापारी? मसालों के प्रति आकर्षित होकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे कपड़ों को और बाकी चीजों का व्यापार होना स्टार्ट हो गया। तो कपड़ों को व्यापार मुख्य रूप से, मतलब कि निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? डचों को जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग पुर्तगालियों के पतन के बारे में पढ़ रहे थे।
तो इसको भी हम लोगों ने, पुर्तगालियों के पतन को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग पुर्तगालियों का प्रभाव देखेंगे। पुर्तगालियों का प्रभाव, अगर इसका बात करें, इम्पैक्ट ऑफ पुर्तगीज, तो इसमें बात करें तो पहली बार भारत सहित एशिया के देशों के संसाधनों का दोहन करने वाली व्यापारिक शक्ति पुर्तगाली बन गए थे। तो पहली बार भारत सहित एशिया के देशों के संसाधनों का दोहन करने वाली व्यापारिक शक्ति पुर्तगाली बन गए थे। तो कुल मिला के कहना क्या चाहता है ये लाइन, एक बार और पढ़ लेंगे, स्पष्ट होगा। पहली बार भारत सहित एशिया के देशों के संसाधनों का दोहन करने वाली व्यापारिक शक्ति पुर्तगाली बन गए थे, यानी कि एशिया के देशों के संसाधन, एशिया में भारत भी आता है, तो एशिया के जो देश हैं, प्रमुख देश हैं, कुल मिलाकर दक्षिण पूर्वी एशिया की भी बात कर ले तो भी, तो एशिया की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एशिया के देश में जितने संसाधन हैं, संसाधनों को हम लोग मान लेते हैं कि एशिया में मसाला है, ठीक है, एक ही संसाधन मान के चल रहे हैं, तो मसाला है और फिर और चीज़ें हैं, तो मसाला मान लेते हैं, चाय है और बाकी चीज़ें हैं, कपड़े हैं, रेशम है, कपास हैं, जूट हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ को हम लेके चलते हैं, मान लेते हैं मसाला एक इनका संसाधन है एशिया में। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि एशिया के देशों के संसाधनों का, यानी कि एशिया के देश का संसाधन क्या है, मसाला है, तो इसका दोहन, यानी कि मसाला ले जाना, मसाला का प्रयोग करना, इसका दोहन जो है वो पुर्तगाली बने थे। पहले व्यक्ति ऐसे थे, पहले यूरोपीय ऐसे थे। तो पहली बार भारत सहित एशिया के देशों के संसाधनों का दोहन जो है वो करने वाले व्यापारिक पुर्तगाली शक्ति बन गए थे। व्यापारिक शक्ति पुर्तगाली ही थे, ये बात बताया जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम इसके बाद कहाँ गया है, हाँ, सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय उन्हें ही प्रदान किया जाता है। तो जब पुर्तगाली लोग भारत में आए हैं तब उन्हीं की वजह से पहली बार भारत और जापान के बीच में व्यापार संभव हो सका, व्यापार प्रारंभ हुआ, तो उनकी ही देन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पुर्तगालियों के आने से ही पुर्तगाली ही भारत और जापान के बीच में व्यापार करने के लिए आगे बढ़े थे। मतलब पुर्तगाली ही भारत और जापान के बीच में जो व्यापार है उसको प्रारंभ करने के लिए आगे बढ़े थे, उन्होंने ही स्टार्ट किया था इसको। तो ये दिया जाता है श्रेय। पुर्तगालियों ने राजनीतिक परिवर्तन का भी सूत्रपात किया। तो पुर्तगालियों के आगमन से भारत में राजनीतिक परिवर्तन भी काफ़ी ठीक ठाक तरीके से हुआ, ऐसा भी माना जाता है। एशियाई समुद्री गतिविधियों में राजनीतिक को समाविष्ट कर दिया। तो एशियाई सामुद्रिक गतिविधियों में, जो एशिया में सामुद्रिक गतिविधियां हो रही थी उसमें भी राजनीति को समाविष्ट कर दिया। यानी कि क्या था कि जैसे ये क्या था, ये जैसे मान लेते हैं ये भारत वाला एरिया है, ठीक, ये क्या है, भारत वाला एरिया है। अब इधर क्या है, हिंद महासागर है, ये मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, सागर है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, सामुद्रिक गतिविधियां होंगी, इसमें क्या होंगी, सामुद्रिक गतिविधियां होंगी इसमें, ठीक, इसमें होंगी सामुद्रिक गतिविधियां। तो इसमें अब यहाँ पे अंदर क्या हो रही थी, यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी, ठीक है, राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी। तो पुर्तगालियों के आने से क्या हुआ कि इसमें सामुद्रिक गतिविधि में भी राजनीतिक गतिविधि को शामिल कर लिया गया। उससे पहले क्या था, सामुद्रिक गतिविधि अलग ही थी, राजनीतिज्ञों से कोई मतलब नहीं था कि ठीक है समुद्र में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो राजनीति था अंदर, वो राजनीति अलग ही तरीके से चल रहा था, वो अपने ही धुन में चल रहा था, किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब समुद्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, इस तरीके से चल रहा था, लगभग यही था कि कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस यहाँ पे व्यापार किस तरह से चल रहा है समुद्र में, इन चीज़ों से ज़्यादा कुछ खास मतलब नहीं था। लेकिन पुर्तगालियों के आने से क्या होता है, पुर्तगालियों के आने से जो राजनीति है, जो स्थल पे राजनीति हो रही है, वो राजनीति अब सामुद्रिक गतिविधियों पर ही भी हावी होने लगी थी। क्योंकि जो पुर्तगाली आए थे, वो पुर्तगाली लोग एक तरह से समुद्रिक जो महासागरीय शक्ति था उनके पास, वही उसी के बल पे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। जगह जैसे कार्टिस आर्मेडा का, जैसे वो पोड्रो अल्वारेज केब्रल कब आया था, पोड्रो अल्वारेज केब्रल की बात करें तो 1502 ईस्वी में यहाँ पर आता है। 1502 ईस्वी में पोड्रो अल्वारेज केब्रल आता है। यहाँ पे अरबों से उसका आक्रमण मतलब कि वो होता है, संघर्ष होता है, और अरबों से संघर्ष होता है। तो जो पोड्रो अल्वारेज केब्रल होता है वो जीत जाता है। पोड्रो अल्वारेज केब्रल जीत जाता है, तो किस बल पे जीतता है, वो 13 जहाज़ों के साथ आया हुआ था, 13 जहाजी बेड़ों के साथ आया हुआ था, वो जीत जाता है। किस बल पे, सामुद्रिक शक्ति की वजह से वो जीत जाता है, तो इसी बल पे। आखिर अगर उस दिन वो हार गया होता तो यहीं से लौट नहीं गया होता, यहाँ से लौट गया होता, और बाकी लोग भी जब आते, उसके बाद जब आते तो कुछ हारा हुआ जो पार्टी होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो पता नहीं सिचुएशन कुछ और होता है उन लोगों का, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, इन्हीं लोगों के आने से क्या हुआ कि जो राजनीति है, राजनीति हावी होता चला गया, या फिर सम्मिलित होता चला गया, मिक्सिंग होता चला गया, खिचड़ी प्लस कर दीजिए, खिचड़ी होता चला गया समुद्री गतिविधियों के अंदर। तो ये भी इनका ही देन माना जाता है। तो वही बता रहा है कि पुर्तगालियों ने राजनीतिक परिवर्तन का भी सूत्रपात किया, एशियाई सामुद्रिक गतिविधियों में राजनीति को समाविष्ट कर दिया। मतलब कि जो एशिया में सामुद्रिक गतिविधियां हो रही हैं उसमें राजनीति को भी शामिल कर दिया। इनके आने से ही ऐसा संभव हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। अपनी शक्ति स्थापना हेतु बल प्रयोग का भी सहारा लिया, और उनकी इस गतिविधि का सर्वाधिक शिकार मुसलमान हुए। तो ये भी प्रभाव पड़ा, उनकी गतिविधि का सर्वाधिक शिकार क्या हुए, मुसलमान लोग हुए। पुर्तगालियों ने अरबों और तुर्कों से सबसे पहले संघर्ष किया। तो पुर्तगालियों ने अरब व्यापारियों से, यानी कि अरबों से, और तुर्कियों से, तुर्क व्यापारियों से, यानी कि अरबों से और तुर्कों से सबसे पहले संघर्ष किया। इसलिए उन्होंने प्रथम दृष्टि में मुसलमानों को ही अपना निशाना बनाया था, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं इसके बारे में। आगे अगर हम लोग बात करें और भी चीज़ें कुछ हैं, तो पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने जो पुर्तगाल के ईसाई मिशनरी थे उनके बारे में बात हो रही है कि पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन के लिए प्रयत्न किए। यहाँ पे धर्म परिवर्तन के लिए भी, यानी कि लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास किया गया। तो 1540 ईस्वी में गोवा में प्रति सुधारवादी विचारधारा और जेसुइटों के आने से ये धर्म परिवर्तन की गतिविधियां तीव्र हो गई। यानी कि गोवा में प्रति सुधारवादी विचारधारा, तो सुधारवादी विचारधारा गोवा में स्टार्ट हुआ वो, और जो जेसुइट थे, जेसुइट का मतलब ये लोग ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले थे, पुर्तगाल के लोग थे, ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे। तो जेसुइटों के आने से ये धर्म परिवर्तन की गतिविधियां क्या हो गई, तेज हो गई, बढ़ती गई। 1540 ईस्वी में क्या हुआ कि 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए। 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए। 1573 ईस्वी में क्या हुआ, 1573 ईस्वी में बारदे तथा 1584 ईस्वी से लेकर के 1587 ईस्वी के मध्य सालसेट के मंदिर भी तोड़ दिए गए। तो 1573 ईस्वी में बारदे के मंदिर तोड़े गए, 1573 ईस्वी में बारदे के मंदिर तोड़े गए। 1584 से लेकर के 87 के बीच में क्या हुआ, 1584 से लेकर के 1587 के बीच में
सालसेट के भी सभी मंदिर तोड़ दिए गए। 1560 की बात करें तो 1560 में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई। तो 60 ईस्वी में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की क्या की गई, स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ईसाई धर्म गतिविधियों को दंडित करना था। तो 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना था, यानी कि धर्म विरोध गतिविधियों को नहीं, धर्म विरोधियों को। ठीक है, ईसाई धर्म विरोधियों को, मतलब कि एक तो ये यहाँ पे ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना हो गई 1560 ईस्वी में। कहाँ पर? गोवा में। याद रखिएगा कि 1500 गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1560 ईस्वी में। या तो फिर 1560 ईस्वी में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो गोवा में। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नों का जवाब देना है आपको। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना कर दी गई, और ये न्यायालय क्या करता है? ये न्यायालय दंडित करता है किसको? जो ईसाई धर्म के विरोध में कुछ बोलते हैं। ईसाई धर्म के विरोधी जो है ना, उनको क्या किया जा रहा है? दंडित किया जा रहा है इस न्यायालय के द्वारा। तो इतने बड़े पैमाने पे ईसाई धर्म को लेकर यहाँ पे कार्य चल रहे हैं पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, ठीक है, ये सभी फसल इसके बारे में और जो देखें हम लोग तो मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता और अमरूद का भारत में प्रवेशन पुर्तगालियों ने ही कराया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जो तंबाकू है वो किसकी देन है? भारत में पुर्तगालियों की देन है। जो मूंगफली आया है ना, मूंगफली मध्य अमेरिका से आया हुआ है, इसको लाया कौन है? लाए हैं पुर्तगाली लोग। जो आलू है, आलू भी कहाँ से लाया गया है? आलू लाया गया है मध्य अमेरिका से। लाया किसने है? लाया है पुर्तगालियों ने। मक्के की भी बात करें तो मक्का भी मध्य अमेरिका का फसल है, ये भारत में लाया गया है पुर्तगालियों के द्वारा। इसके अलावा पपीता और अमरूद की भी बात करेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फसल हैं जो कि भारत में यूज़ किए जाते हैं और लगातार और बड़े पैमाने पर यूज़ किए जाते हैं। तो ये मध्य अमेरिकी फसल हैं। मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद, ये सभी का प्रवेशन पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया। मतलब पुर्तगाली ही कारण है कि यहाँ पे मक्का है, यहाँ पे मूंगफली है, यहाँ पे आलू है, यहाँ पे तंबाकू है, यहाँ पे पपीता है, यहाँ पे अमरूद है। ये सारी चीज़ें अगर भारत में उपस्थित हैं तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो है पुर्तगाली। बादाम, लीची, संतरा, अनानास एवं काजू का प्रवेशन अन्य देशों से भारत में पुर्तगालियों के माध्यम से ही हुआ है। तो जो तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद है, ये मध्य अमेरिका से इन्हीं लोगों द्वारा लाया गया है, पुर्तगालियों के द्वारा ही। अब बात कर लें हम लोग बादाम, लीची, संतरा, अनानास एवं काजू, इन्हीं के द्वारा लाया गया है। मतलब पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया है, लेकिन अन्य देशों से लाया गया है। मतलब मध्य अमेरिका से नहीं, अन्य देशों से लाया गया है। तो ये सारे फसल भारत में लाने का श्रेय इनके पास है। जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि 1556 ईस्वी में स्टार्ट किया गया प्रिंटिंग प्रेस भारत में। तो जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में पुर्तगालियों ने प्रारंभ की। तो ये भी इनकी देन है। भारत में जहाज निर्माण नहीं होता था, भारत में कहीं और से जहाज आता रहा होगा। स्टार्टिंग में मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लें, अलग बात है वो। तो उस समय अगर जहाज वगैरह हुआ करते थे, उसमें मेसोपोटामिया या फिर किसी अन्य सभ्यता से अगर उनका व्यापार था तो जहाज वगैरह तो रहे ही होंगे। ठीक है, तो उस समय की बात कर लें, अलग है। तो बीच की बात करें, जब से ये मतलब कि 1200-1300 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो इस समय तक बात कर लेंगे 1500-1600 तक है। तो इस बीच में भारत में जहाज निर्माण की प्रक्रिया नहीं हो रही थी। ठीक है, तो जहाज निर्माण की प्रक्रिया भारत में बड़े पैमाने पर होना स्टार्ट हुआ उन लोगों को ही आने से। प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किया गया उन्हीं के आने से, यानी पुर्तगालियों की वजह से ही। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। क्या है ये? इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के द्वारा हुआ है।
या फिर भारत में गोथिक स्थापत्य कला का देन पुर्तगालियों की है, इस चीज़ को हम इस प्रकार से कह सकते हैं। तो गोथिक स्थापत्य कला, इस चीज़ को याद रखिएगा, पुर्तगालियों से मिला दीजिएगा। औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन 1563 ईस्वी में गोवा में हुआ। तो औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन 1563 ईस्वी में गोवा से हुआ। इसका भी श्रेय हम लोग पुर्तगालियों को दे सकते हैं बिना किसी संकोच के। अब हम लोग बात करेंगे डचों के बारे में। उससे पहले जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बॉक्स में दिए गए हैं, बाकी और चीज़ें इसके बारे में हम लोग बात कर लें, ठीक है। तो इधर की चीज़ें हो गई हैं। ध्यान देने वाली बात है, हम लोग इसमें ध्यान देंगे। ध्यान दें कि भारत में डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियाँ, भारत में डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियाँ, क्योंकि हम लोगों ने अभी डचों को नहीं पढ़ा है, डचों को पढ़ेंगे तो फिर बाद में अगर मौका मिलेगा तो इसको देख लेंगे। अब बाकी उसमें तो जब डचों को हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे आएंगी ही आएंगी, लेकिन यहाँ से छोड़ के फिर डचों को पढ़ के फिर वहाँ वापस यहाँ पे आएंगे ना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत दूर वापस आना पड़ेगा ना। दूर जब वापस आएंगे तो बहुत दूर वापस आना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे इसको कवर करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा एक ओवरव्यू बन जाएगा दिमाग में, और बाकी तो फिर जब हम लोग डचों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ें मिलेंगी। तो भारत में डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियों की बात करें तो सबसे पहले फैक्ट्रियाँ या फिर कोठी की बात करेंगे। उसके बाद वर्तमान प्रादेशिक स्थिति, मान देखिए कहाँ पर स्थित था, उसके बाद इसकी स्थापना वर्ष देखा जाएगा। तो डचों की फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। ये मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और 1605 में इसका संस्थापक कौन है? हम लोगों ने बात किया था वांदेरहंगे। हम लोगों ने बात किया था कि भारत में पहली डच फैक्ट्री किसने स्थापित की थी, तो हम लोगों ने बात किया था कि 1605 ईस्वी में वांदेरहंगे ने इसकी स्थापना की थी। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। दूसरी बात करें, दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में स्थापित होती है। फोर्ट गेट्रिया इसको कह सकते हैं। अगर हम लोग ये भी कह सकते हैं फोर्ट गेट्रिया कहाँ है, तो तमिलनाडु में, इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। या फिर फोर्ट गेट्रिया किस सन में स्थापित की गई, तो 1510 ईस्वी में। इस तरह की चीज़ें हम लोग बात कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हमें इस तरह से बात करना है कि पुलिकट यानी कालीकट नहीं, पुलिकट, जो पुलिकट है, पुलिकट में जो डचों की फैक्ट्री स्थापित की गई वो 1610 ईस्वी में स्थापित की गई। वो पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु में। सूरत में डचों की फैक्ट्री यानी कि गुजरात में स्थित है सूरत यानी कि गुजरात में डचों की फैक्ट्री स्थापित की गई 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में डचों की फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई। उसके बाद हम लोग बात करें तो 1641 में डचों की फैक्ट्री विमलीपट्टनम में स्थापित की गई। विमलीपट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात करें 1645 की। 1645 की बात करें तो 1645 में कराईकल में डचों की फैक्ट्री स्थापित होती है। 1645 में डचों की फैक्ट्री कराईकल में स्थापित होती है। कराईकल कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद हम लोग 1653 ईस्वी की बात कर लें तो 1653 ईस्वी में डचों की फैक्ट्री चीनसुरा में स्थापित की जाती है। चीनसुरा कहाँ है? बंगाल में है। चीनसुरा कहाँ पर है? बंगाल में है। उसके बाद 1658 की बात करें, 1653 के बाद 5 साल बाद 1658 में कासिम बाजार में स्थापित होती है डचों की फैक्ट्री। ये कासिम बाजार कहाँ है? बंगाल में है। उसके बाद 1658 में ही पटना में भी स्थापित की जाती है डचों की फैक्ट्री। 1658 में पटना में, और फिर से 1600 उसी वर्ष बालासोर में। पटना कहाँ है? बिहार में। बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में। तो 1658 में 2 फैक्ट्रियाँ स्थापित की जाती हैं, एक तो पटना में, एक तो बालासोर में। पटना कहाँ है? बिहार में। बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद 1 साल बाद 1659 में नागपट्टिनम में भी डचों की फैक्ट्री स्थापित होती है। नागपट्टिनम कहाँ है? तमिलनाडु में। 1663 ईस्वी में डचों की फैक्ट्री स्थापित होती है कोचीन में। वही हम लोगों ने बात किया था, पुर्तगालियों को हरा करके कोचीन में डचों की फैक्ट्री स्थापित की जाती है 1663 में। कोचीन कहाँ है? केरल में स्थित है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। और बॉक्स कहाँ है हम लोगों का? जो बॉक्स, क्या आप जानते हैं
कि डचों के व्यापारिक केंद्र में पोर्टो नोवा एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र था। तो डचों के व्यापारिक केंद्र में जो पोर्टो नोवा था, पोर्टो नोवो, ये एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र था। इसके बाद मसूलीपट्टनम और सूरत से डचों द्वारा नील निर्यात किया जाता था। ये चीज़ भी याद रखिएगा, डचों द्वारा नील कहाँ से निर्यात किया जाता था? मसूलीपट्टनम और सूरत से। याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम और सूरत से डचों द्वारा नील का निर्यात किया जाता था। इसके बाद बात कर लें तो डचों द्वारा भड़ौंच बंदरगाह से कपड़े का निर्यात किया जाता था। तो नील का निर्यात कहाँ से करते थे डच लोग? नील का निर्यात करते थे सूरत और मसूलीपट्टनम से। और उसके बाद अगर हम लोग कपड़े की बात कर ले तो कपड़े का निर्यात करते थे भड़ौंच से। कपड़े का निर्यात डच लोग भड़ौंच से किया करते थे। पुलिकट में डच अपने स्वर्ण पैगोडा यानी कि सिक्के ढालते थे। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है। क्या है ये? महत्वपूर्ण लाइन है, इसको भी आप याद रखिएगा कि डच लोग अपना स्वर्ण पैगोडा, तो इसमें ये भी प्रश्न बन सकता है ना कि डचों का जो सिक्का था वो कौन सा था? वो डच स्वर्ण पैगोडा था। उसके सिक्के को डच के सिक्कों को स्वर्ण पैगोडा कहते थे। तो डच के सिक्के कहाँ पर ढाले जाते थे? तो आपको बताना है पुलिकट में डच के सिक्के ढाले जाते थे। नागलवांचे और पालकोल्लू नील के उत्पादन और कपड़े की रंगाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। तो नागलवांचे और पालकोल्लू नील के उत्पादन के और कपड़े की रंगाई के लिए प्रसिद्ध थे। नील के उत्पादन के लिए, यहाँ पे नील का उत्पादन होता था और कपड़े की रंगाई होती थी। कहाँ पे? नागलवांचे और पालकोल्लू में। उसके बाद बात कर लें तो मद्रास के दक्षिण में स्थित सदर सपत्तम उत्कृष्ट प्रकार के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो मद्रास के दक्षिण में स्थित सदर सपत्तम, क्या है? सदर सपत्तम किसके लिए? उत्कृष्ट यानी कि ठीक ठाक अच्छे प्रकार के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। आगे बात करें तो बंगाल से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में सूती कपड़ा, रेशम, अफीम तथा सोरा था। बंगाल से डच किस चीज का निर्यात किया करते थे? तो कभी अगर ऑप्शन में मसाला आ जाए तो मसाला बिल्कुल नहीं लगाना है। बंगाल, देखिएगा बंगाल जो है प्रश्न में बंगाल रहेगा तो मसाला तो आप लगाना नहीं है कभी। तो बंगाल से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली जो प्रमुख वस्तु थी उसमें सूती कपड़ा, रेशम, अफीम, सोरा शामिल था। भारत से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में नील, सोरा, मसाले, कच्चा रेशम, सीसा और अफीम आदि थे। तो नील, सोरा, मसाला, कच्चा रेशम, सीसा और अफीम, ये सारी वस्तु क्या डच लोग भारत से निर्यात किया करते थे। डचों द्वारा कोरोमंडल की बंदरगाहों से बैटम और बटेविया को विशेष प्रकार से बुने हुए वस्त्र निर्यात करते थे। किस बंदरगाह से? कोरोमंडल बंदरगाहों से बैटम और बटेविया को विशेष प्रकार के बुने हुए वस्त्र निर्यात करते थे। भारत से अफीम जावा और चीन से निर्यात किया जाता था। भारत से अफीम जावा और चीन में निर्यात किया जाता था। तो डच लोग क्या करते थे? भारत से जो अफीम निर्यात करते थे किस देश के लिए? सुमात्रा, जावा और बोर्निया, 3 देश, मतलब वो हैं द्वीप हैं, तीनों में से एक की बात हो रही है, जावा की। जावा और चीन के लिए निर्यात किया जाता था। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कॉरटल पर आधारित थी। तो डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी। सम्मिलित रूप से वो फैक्ट्री बनाई गई थी। ठीक है, डच फैक्ट्रियों के प्रमुखों को फैक्टर कहा जाता था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कभी आपसे सवाल ये पूछ लें कि डच फैक्ट्रियां जो थी भारत में, उसके प्रमुख जो होते थे उसको क्या कहा जाता था? तो फैक्टर कहा जाता है। कभी कभी फैक्टर दे के पूछ सकता है कि फैक्टर किसको कहते थे, तो आपको बताना है डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, 200 वर्षों के काल में डच कंपनी ने अपने साझेदारों को औसतन 18% का लाभांश दिया, जो वाणिज्यिक इतिहास में सर्वाधिक है।
ठीक है। डच कंपनी के निदेशकों को भद्रजन 17 है। भद्रजन यानी कि 10, 5, 15, 2, 17 यानी कि भद्रजन 17 कहा जाता था। तो डच कंपनी के निवेशकों को भद्रजन 17 कहा जाता था, इसको याद रखिएगा। कभी आपसे पूछे कि भद्रजन 17 किसको कहा जाता था, भद्रजन 17 किसको कहा जाता था, 3-4 बार रिवीजन कर लीजिए, बार बार बोल लीजिए इन दोनों को, किसको, इन दोनों को, इसको और इसको, कि डच फैक्ट्रियों के प्रमुख जो थे उनको क्या कहा जाता था, डच फैक्ट्री के जो प्रमुख हुआ करते थे उनको फैक्टर कहा जाता था। इसके बाद डच कंपनी के जो निवेशक थे, डच कंपनी में जिन्होंने निवेश किया था, उन निवेशकों को भद्रजन 17 कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भद्रजन 17 एकदम बार बार बोल के याद कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए। डच कंपनी के निवेशकों को भद्रजन 17 कहा जाता था। तो इतनी चीज़ें हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है, 3 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, इसको भी देख लें। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी, वस्त्र थी। किस यूरोपीय शक्ति ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया, तो वो डचों ने। किस यूरोपीय शक्ति ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया, तो पूछ रहा है कि किस यूरोपीय शक्ति ने, कि डचों ने, कि पुर्तगालियों ने, कि अंग्रेजों ने, कि फ्रांसीसियों ने, यानी कि किस यूरोपीय कंपनी ने 17वीं शताब्दी में 16 से लेकर के 17 तक, 1601 से लेकर के उसके आगे तक 1700 सन तक, यानी कि 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागों का उत्पादन किया। रेशमी धागों का उत्पादन किया वो कौन है, डच। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किस यूरोपीय शक्ति का प्रभुत्व था, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व था। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक, अब हम लोग डचों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग डचों के बारे में अगले वीडियो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और अगले वीडियो में फिर डचों को कंप्लीट करके पहला लेसन हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आज थोड़ा सा कम समय था, इसलिए यहीं पे क्लास रोक दिया जाएगा, लेकिन अगले वीडियो से 3-4 घंटे 5 घंटे का क्लास लेकर जल्द से जल्द आधुनिक इतिहास को कवर करके दूसरे विषय को लाया जाएगा, किसी और पुस्तक का माध्यम लेते हुए या तो फिर परीक्षावाड़ी का माध्यम लेते हुए ही। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।